हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 3 फ्रेंड्स, जो कि चैप्टर का नाम होने वाला है ऊष्मा। इससे पहले फ्रेंड्स हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को यहाँ पर हल करा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने नए वीडियो नहीं देखे तो जा करके जरूर से देख लें। उसमें सभी वीडियोज फ्रेंड्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो ऊष्मा में फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर पढ़ कर आए होंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे में आप देखेंगे ना, तो हमने सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा है जो यहाँ पर बताया गया है। पहला है कि हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतर गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर होता है। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी यानी कि क्लिनिक थर्मामीटर से मापा जाता है। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला यानी थर्मामीटर से मापा जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। ये तो कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा के बारे में जो भी यहाँ पर समरी थी हमने आपको बताए हैं। अब है यहाँ पर सीधा अभ्यास। तो अभ्यास पर चलेंगे। पहला का आंसर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी में क्या अंतर है जो बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला का आंसर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने पहला का आंसर लिख लिया। आंसर में लिखिएगा ना कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे लोहा, तांबा आदि। ऊष्मा के सुचालक को ऊष्मा चालक कहते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरों तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, चाहे ऊष्मा का कुचालक को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो लोहा, तांबा आदि है वो फ्रेंड्स हमारा सुचालक हो जाएगा। जो प्लास्टिक या लकड़ी है वो हमारा कुचालक हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला का आंसर हो गया है। चलते हैं दूसरे पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर। दूसरा में बोला गया है ना कि डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताइए। तो चलिए देखते हैं दूसरा का आंसर। तो लिखिएगा यहाँ पर दूसरा के उत्तर में कि डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान और डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। इस थर्मामीटर पर ताप मापने का मापक्रम जो कि स्केल होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। ताप मापने पर गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। ये इतना कंप्लीट हो गया है। वैसे फ्रेंड्स हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं करना है, इसको 2 से 3 बार सिर्फ सुनना है, याद बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसका बोला गया था ना कि चित्र भी बनाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे हम लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र। लिखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर। सबसे पहले लिखिएगा प्रयोगशाला थर्मामीटर बड़े और चौड़े होते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के काम में लाए जाने वाली तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इसका परिसर 10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी पारा का उपयोग होता है। इस थर्मामीटर पर भी सेल्सियस स्केल अंकित होता है। प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाता है जब वह उस वस्तु में रखा हो या वस्तु से स्पर्श आवश्यक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप भी थर्मामीटर लगाए होंगे, कभी भी आपको बुखार लगा होगा तो क्या आपके बॉडी में वहाँ पर स्पर्श करता है ना, तभी ना बताता। अगर हम थर्मामीटर को बाहर रख देंगे और फिर सोचेंगे कि हम जान लेते हैं कि हमारा शरीर का तापमान कितना, तब बताएगा कभी नहीं ना। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अब जानते हैं तीसरा का आंसर। देखिएगा ये रहा तीसरा नंबर। बोला गया है ना कि सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाले वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, ऐसा क्यों है। तो आप आंसर में लिखिएगा ना कि मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि कई परतों के बीच वायु भी विद्यमान होती है और वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकालने देती है, जिनके कारण उष्णता बनी रहती है। तो इस प्रकार से तीसरा का भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। जानते हैं चौथा प्रश्न। तो देखिएगा चौथा नंबर में बोला गया है कि गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं चौथा का आंसर।
चौथा नंबर में सबसे पहले लिखेंगे आप कि दीवारों पर उजले रंग को रंगने से सफ़ेद दीवारें ऊष्मा का कम कर देती है। ठीक है, ऊष्मा का कम कर दर से अवशोषित होती है। और यदि घरों की दीवारें ऊष्मा को कम कर अवशोषित करेगी तो घर अधिक गर्म नहीं होगा। और उजला या सफ़ेद रंग गहरे रंग की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से इसका आंसर आपको बता देते हैं, पढ़ के लिखिएगा कि दीवारें पर उजले रंग को रंगने से सफ़ेद दीवारें ऊष्मा का कम दर से अवशोषित करती है। और यदि घरों की दीवारें ऊष्मा को कम दर से अवशोषित करेगी तो घर यहाँ पर अधिक गर्म नहीं होगा। और यहाँ पर उजला या सफ़ेद रंग गहरे रंग की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करेगी। तो इस प्रकार से चौथा को हमने कंप्लीट करनी है। चलते हैं पांचवें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अभ्यास में पहला से लेकर के चौथा तक के यहाँ पर हमने प्रश्न आंसर इसका हल कर लिए हैं। आगे बढ़िएगा, पांचवा पर चलेंगे। पांचवा में बोला गया है ना कि कॉलम अ से कॉलम ख को यहाँ पर मिलान करना है। कॉलम क में यहाँ पर क्या है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं किस चीज़ में, तो सर्दी में ना। ठीक है, सर्दी के दिन में गर्म कपड़े पहनते हैं। समुद्र समीर बहने का समय कब हो, तो दिन में पूरा हवा बहती है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कब है, गर्मी में बिल्कुल हल्का रंग के कपड़ा पहनते हैं, है ना। फिर है थल समीर चलने का समय क्या है, तो थल समीर कब चलती है, तो रात में। ये कंप्लीट कर दी है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे छठे नंबर की ओर। छठे नंबर में देखेंगे बोला गया है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। बोला गया है कि 1 लीटर जल जिसका कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसको आपस में मिला देने पर पूरे जल का तापमान कितना होगा। क्या 10 डिग्री हो जाएगा, कि 40 डिग्री से अधिक हो जाएगा, कि 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहेगा, ये कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद सोचिए कि 1 लीटर जल है जिसका कि तापमान यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है, तापमान अगर 0 डिग्री रहेगा तो 1 लीटर अगर जल हम मिला देंगे तो क्या उसका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से गलत है पहला। चलते हैं दूसरे पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, या चालन के कारण गर्म हो जाएगा, या फिर कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सही बात है कि क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ में लकड़ी का चम्मच है, जो लकड़ी यहाँ पर कुचालक होती है, ठीक है, तो कुचालक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए तीसरा पर। बोला गया कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा। क्या छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, या फिर पानी का ताप बढ़ जाएगा, या फिर दोनों का ताप बढ़ जाएगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, जो देखिए सबसे पहले 20 डिग्री यहाँ पर ताप पर कोई गर्म जल है, ठीक ना, और फिर 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहा भी डाल देंगे तो क्या 20 डिग्री ये भी है, 20 डिग्री ये भी है, दोनों तो सेम है। तो जब दोनों सेम है तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर पार्ट 3 भी पूरा का पूरा हल कर लिए हैं। कल फ्रेंड्स पार्ट 4 हल करेंगे तो उसको एक बार जरूर से पढ़ कर आइएगा। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि यहाँ पर पार्ट 3 में कोई भी समस्या हुई है, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। अगर सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।